15वीं और 16वीं शताब्दी, जब यूरोप के देशों में एक नई दौड़ शुरू हुई, समुद्री मार्गों की खोज की दौड़। लक्ष्य था भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचने का नया समुद्री मार्ग खोजा। इस खोज ने यूरोप और भारत के बीच व्यापार के नए द्वार खोल दिए। अब मसाले, कपड़ा और कीमती वस्तुएं सीधे समुद्र के रास्ते यूरोप पहुंचने लगी। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया। 1608 में कंपनी का पहला जहाज सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा। शुरुआत में उनका उद्देश्य केवल व्यापार था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1757 में बंगाल की धरती पर एक निर्णायक युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, जबकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अपनी सेना के साथ मैदान में थे। लेकिन इस युद्ध का परिणाम तलवारों से नहीं, बल्कि विश्वासघात से तय हुआ। नवाब के सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया और सिराजुद्दौला की हार हुई। मीर जाफर, हमारी जीत के बाद तुम अब बंगाल के नवाब हो। और यहीं से भारत की राजनीति में ब्रिटिश हस्तक्षेप की असली शुरुआत हुई। 1764 में एक और महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। इस बार अंग्रेजों के सामने थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। लेकिन अंग्रेजों की संगठित सेना ने इन तीनों को हरा दिया। इस जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। हम स्वीकार करते हैं। प्लासी और बक्सर के युद्धों ने भारत में ब्रिटिश शासन की मजबूत नींव रखी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारी संस्था नहीं रही, बल्कि वह एक शासक बन चुकी थी। आर्थिक नियंत्रण, राजनीतिक चालें और सैन्य शक्ति के दम पर अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। समुद्री मार्ग की खोज से शुरू हुई यह कहानी व्यापार से सत्ता तक पहुंची और अंततः भारत को लगभग 200 वर्षों की गुलामी में धकेल दिया। लेकिन यही संघर्ष आगे चलकर आजादी की लड़ाई की चिंगारी भी बना। यह कहानी है भारत में संवैधानिक विकास की, एक ऐसी यात्रा जिसने देश को औपनिवेशिक शासन से निकालकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बदल दिया। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। धीरे धीरे व्यापार से शासन तक का सफर तय हुआ और भारत अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ी, ब्रिटेन की संसद ने भारत के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कई कानून बनाए। यहीं से भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत हुई। साल 1773 एक ऐसा साल जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक व्यापारिक कंपनी जो व्यापार करने आई थी, अब एक साम्राज्य चलाने जा रही थी। लेकिन भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट ने ब्रिटिश संसद को हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर दिया। यहीं से शुरुआत हुई रेगुलेटिंग एक्ट की। ईस्ट इंडिया कंपनी कर्ज में डूबी थी, जबकि उसके कर्मचारी अमीर होते जा रहे थे। कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड के कर्ज की मांग की। सरकार ने कर्ज तो दिया, लेकिन एक शर्त के साथ, अब कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी। इस कानून के जरिए कई बड़े बदलाव किए गए। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बने। अब मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी भी बंगाल के अधीन कर दी गई। 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ। लंदन में बैठे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अब अपनी राजस्व, नागरिक और सैन्य रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपना अनिवार्य हो गया। यह पहली बार था जब ब्रिटिश ताज ने कंपनी के राजनीतिक मामलों में अपनी पकड़ मजबूत की। हालांकि इस एक्ट में कुछ कमियां थीं, जिन्हें बाद में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से सुधारा गया। 1784 का साल भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज तो था, पर भ्रष्टाचार चरम पर था। कंपनी को काबू करने के लिए ब्रिटिश पीएम विलियम पिट ने एक कड़ा कानून पेश किया। इसे कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने भारत में कंपनी की मनमानी पर लगाम लगाई। इस एक्ट ने कंपनी के काम को 2 हिस्सों में बांट दिया, व्यापार और प्रशासन। राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, जो सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन था। वहीं व्यापारिक फैसलों की जिम्मेदारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रहने दी गई। मद्रास और बॉम्बे को अब पूरी तरह बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। फैसले जल्दी लेने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। नतीजतन कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार की एजेंट बन गई।
1813 का साल भारत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ जिसने न केवल व्यापार बल्कि धर्म और शिक्षा की दिशा भी बदल दी। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को सीमित करना शुरू कर दिया था। इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता थी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार मोनोपोली का अंत। अब भारत के साथ व्यापार के दरवाजे सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिए गए। हालांकि चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार अब भी बरकरार रहा। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली। एक्ट की धारा 43 के तहत भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने और विज्ञान के प्रचार के लिए सालाना 1 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आने और अपने धर्म का प्रचार करने की औपचारिक अनुमति दी। इससे भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में बड़े बदलावों की शुरुआत हुई। इस एक्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्र असल में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के अधीन है। कंपनी का कार्यकाल अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा तो दिया गया, लेकिन अब वह केवल एक एजेंट की तरह काम कर रही थी। 1813 का चार्टर एक्ट केवल एक कानून नहीं था, बल्कि यह भारत के पश्चिमीकरण और संवैधानिक विकास की शुरुआत थी। इसी ने भविष्य के 1833 और 1853 के एक्ट्स का रास्ता साफ किया। 1833 का साल ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में एक ऐसा मोड़ जिसने भारत के प्रशासन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह वह समय था जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति और उदारवाद की लहर चल रही थी। इसी माहौल में ब्रिटिश संसद ने पारित किया चार्टर अधिनियम 1833। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। अब कंपनी एक व्यापारिक संस्था नहीं रही, उसके चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी ब्रिटिश क्राउन की ओर से भारत का केवल प्रशासन करने वाली एक संस्था बन गई। इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता थी शक्तियों का केंद्रीकरण। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस पद को संभालने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। बंबई और मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्तियां छीन ली गईं और वे अब केंद्र के अधीन हो गए। पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक चौथा सदस्य जोड़ा गया, जिसे विधि सदस्य लॉ मेंबर कहा गया। लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले को पहला विधि सदस्य नियुक्त किया गया। इन्हीं की अध्यक्षता में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ, जिसने भारतीय कानूनों के संहिताकरण का काम शुरू किया। इस अधिनियम की धारा 87 में कहा गया कि किसी भी भारतीय को उसके धर्म, जन्म स्थान या रंग के आधार पर कंपनी की सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कड़े विरोध के कारण खुली प्रतियोगिता का यह प्रस्ताव उस समय लागू नहीं हो सका। लेकिन भेदभाव तो जारी है। हाँ, लेकिन डायरेक्टर्स के बिना समर्थन हम अकेले खड़े हैं। फिर भी लड़ाई खत्म नहीं हुई। 1833 का चार्टर एक्ट केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि यह भारत में ब्रिटिश शासन के संवैधानिक ढांचे का आधार बना। इसने एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत की, जिसका प्रभाव हम आज भी अपने प्रशासनिक ढांचे में देख सकते हैं। साल 1853 भारत में ब्रिटिश शासन एक ऐसे मोड़ पर था जहां व्यापार और प्रशासन की रेखाएं धुंधली हो रही थी। यह कहानी है उस आखिरी चार्टर एक्ट की जिसने भारत में आधुनिक शासन की नींव रखी। लॉर्ड डलहौजी की सिफारिशों पर आधारित इस एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। एक नई भारतीय विधान परिषद का गठन हुआ, जिसमें बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इसने भारत में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। सबसे बड़ा बदलाव, सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए सिफारिशों का दौर खत्म हुआ। अब भारतीयों के लिए भी खुली प्रतियोगिता के द्वार खुल गए। पिछले एक्ट्स के विपरीत इसमें कंपनी को कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई। इसका सीधा संकेत था कि ब्रिटिश क्राउन जब चाहे भारत की सत्ता अपने हाथ में ले सकता है। 1853 का एक्ट कंपनी राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसने 1858 के क्राउन रूल और आज के संसदीय ढांचे का मार्ग प्रशस्त किया।